नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली और अब सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह को भी यादगार बनाने की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर हैं। बता दें कि होली के बाद 21 मार्च को शपथ समारोह हो सकता है। वहीं लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भव्य समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और देश भर के प्रमुख नेता भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद नए मंत्रिमंडल और सरकार गठन को लेकर बैठकों और मंथन का दौर लगातार जारी है। इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ आज फिर दिल्ली आ रहे हैं, जहां यूपी मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार गठन को लेकर यूपी के नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस बैठक के लिए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बैठक में यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। इससे पहले लगातार 2 दिन दिल्ली में ही योगी आदित्यनाथ बैठक कर चुके हैं। हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार यूपी में सस्पेंस इस बात पर है कि कितने डिप्टी सीएम होंगे, मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि ये बैठक इस मायने में काफी खास है क्योंकि इसी बैठक में योगी आदित्यनाथ सरकार के नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। वहीं खबर यह भी है कि हारने वाले विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। तो सीएम योगी बैठक में मौजूद रहेंगे। अपने आप में एक खास ये बैठक रहने वाली है क्योंकि तमाम नामों पर यहां पर मोहर लगने वाली है इस बैठक में। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। तो इसी बीच में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी से। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। अनीता जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ जी, हाँ बताइए बताइए। बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। जिस तरीके की जीत यूपी में मिली है बीजेपी को, शायद उम्मीद पहले से थी लेकिन इतनी बड़ी जीत मिलेगी इसकी उम्मीद शायद किसी ने ना भी की हो। बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। हाँ जी। अगर बात की जाए यूपी कैबिनेट के मंत्रियों को नाम को लेकर लगातार दिल्ली में मंथन हो रहा है, आज एक बार फिर मंथन होने वाला है और नामों पर मोहर लगने की जो उम्मीद है आज जताई जा रही है। किस तरीके से मंत्रिमंडल रहने के आसार इस बार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, योगी सरकार जो भी विधायक जीत के आए हैं, ये उसी में से पहले तो विधानमंडल नेता चुना जाएगा, उसके बाद मंत्री अपने हिसाब से जैसे भी जो भी विधायक चुन के आए, जनता चुन के आए, तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अच्छे लोगों का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली भावना सामने दिखेगी आपको। क्योंकि जनता का पूर्ण भरोसा हमारी सरकार पे या भाजपा पार्टी पे है, तो इसे हमें भी उनका पूरा भरोसा रखना है, उसी भरोसे को आगे बढ़ाना है जी। इसमें बीच चर्चा ये भी आ रही है कि जो हारने वाले नेता जो भी रहे हैं उनको किसी तरीके से कोई जगह नहीं मिलेगी। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि हारने वाले को जगह नहीं मिलेगी तो जीतने वाले को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरे पास तो विधायकों से ही मंत्री बनते हैं और जो हारे वो हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी के मंत्री हैं। कोई संसद में है, कोई सरकार में जाएगा कार्यकर्ता। हम आपको इसे वो बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में सबसे पहले कार्यकर्ता है, बाद में कोई मंत्री है, बाद में कोई संगठन का अधिकारी है, पहले वो कार्यकर्ता है। मूल रूप से कार्यकर्ता वाली फीलिंग्स है, इसलिए ऐसा कहना, ऐसा सोचना ये सब गलत है
कि हम मंत्री हैं तो सब कुछ है, मंत्री नहीं तो हम कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम भी बैठे हैं तो कार्यकर्ता के नाते गर्व से हैं। कार्यकर्ता का जितना गर्व है उतना मंत्री का नहीं हो पाता है। जी जी, बिल्कुल। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता ही पार्टी को मजबूत करते हैं, ये तो सब मानते हैं। अगर बात की जाए, क्योंकि इस बार डिप्टी सीएम के पद को लेकर भी तमाम जो अटकलें लग रही हैं, या कि पहले से ज्यादा डिप्टी सीएम हो सकते हैं या फिर इस पद को खत्म किया जा सकता, तमाम तरह की अटकलें भी इसे लेकर लगाई जा रही हैं। देखिए, डिप्टी सीएम की जहाँ तक बात होती है, डिप्टी सीएम है, ये तो देखिए उससे भी पार्टी का जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, सब समझ में आ जाएगा कि कैसे विस्तार होगा। उसमें पहले से अटकलें लगाना या उसका वो करना तो गलत है ना, कि हम अटकलें लगाए कि क्या है क्या नहीं। अब जो भी है, हमारे कार्यकर्ता मूल रूप से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उन्हीं में से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आप थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत जल्दी सब रिजल्ट सामने आ जाएगा। जी अनीता जी, एक और सवाल आपसे, कि किस तरीके की तैयारियां कार्यक्रम को लेकर चल रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार बड़ा भव्य समारोह होने वाला है, जो शपथ ग्रहण का समारोह होगा, किस तरीके की तैयारियां? देखिए, कार्यकर्ताओं की खुशी है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि जो हमारा उत्सव है, बड़ा उत्सव हो, होली दिवाली दोनों इकट्ठी मनाई गई है, आप जानते हैं। तो कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए शपथ ग्रहण तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये माना जा सकता है कि पहले से कहीं ज्यादा भव्य इस बार होगा? होना चाहिए, अभी वैसे भव्य होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि कार्यकर्ता की बहुत खुशी है। कार्यकर्ता ने बड़े जी जान से मेहनत की है और पार्टी को दोबारा लेकर आए हैं, और इसीलिए शपथ ग्रहण भारी समारोह होगा। होली उत्सव भी होगा, होली मिलन भी उस दिन होगा सबको। जी, तो तमाम तरीके से, सब तरीके से उत्सव मनाया जाने वाला है बीजेपी की तरफ से, ये माना जा सकता है। अगर आगे की रणनीति की बात की जाए, क्योंकि देखिए जनता ने बहुत भरोसा दिखाया है बीजेपी पर, एक बार फिर से 37 साल बाद इतिहास बनाया है एक तरीके से पार्टी ने, दोबारा सत्ता में, जब एक बार कोई पार्टी सत्ता में है और फिर दोबारा से सत्ता में आई, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी इस बार पार्टी पर रहने वाली हैं। सत्ता पक्ष में जब आप आते हैं तो वैसे ही जिम्मेदारी बहुत होती है, और जब आप रिपीट में आ रहे हैं तो और ज्यादा वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। नहीं, बिल्कुल। जनता का भरोसा जो हम पे है, उस जनता के भरोसे को हम कायम रखेंगे और जनता का भरोसा बराबर बना रहेगा। क्योंकि जनता को हम पे भरोसा और हमें जनता पे भरोसा है, और जनता के विश्वास को हम बिल्कुल बरकरार रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, और अगर मंत्रिमंडल को लेकर बात की जाए तो ये अटकलें भी हैं कि तमाम जो वोट वर्ग है उसको साधने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। किस तरीके से, मतलब उस फैक्टर को देखेंगे? देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार में सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास आपको बिल्कुल नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे ही कार्यकर्ता, हमारे विधायक है, उसी में से चुना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, बहुत शुक्रिया अनीता जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो अनीता अग्रवाल जी को सुन रहे थे आप, प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी से, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि मंत्रिमंडल के विस्तार में सबका साथ सबका विकास देखने को मिलेगा, कार्यक्रम भव्य होगा। शपथ ग्रहण, जो एक बार बीजेपी फिर सत्ता में आई है, उसका शपथ ग्रहण कार्यक्रम जब होगा तो भव्य तरीके से किया जाएगा। होली दिवाली को की तरीके से इस उत्सव को मनाया जाएगा, और जिम्मेदारी अब ज्यादा है पार्टी के नेताओं के ऊपर, क्योंकि जनता ने एक बार फिर से भरोसा दिखाया है, और उस भरोसे पर खरा उतर पाना यूपी की सरकार के लिए अब और ज्यादा मायने रखता हुआ नजर आएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लल्लू ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र भेजकर अपना इस्तीफा सौंपा, और इस पत्र को ट्विटर पर साझा कर ये जानकारी दी है। वहीं लल्लू ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा जताने के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्षों को इस्तीफा देने के लिए कहा। वहीं लल्लू ने कहा कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा जताने के लिए नेतृत्व का आभार। तो तमाम
जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे इस्तीफा मांगा गया। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजों के बाद से पार्टी मंथन कर रही है। ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कमी कहां पर रह गई, कहां ये वजह निकालने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से हार कांग्रेस को मिली है, चाहे आम आदमी पार्टी से पंजाब में हारे हो या तमाम जगहों पर बीजेपी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, आखिर कमी कहां रही। और इसी कमी को ढकने के लिए एक कोशिश ये भी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया है 5 राज्यों के, और इनमें जो है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया, अजय कुमार लल्लू की तरफ से भी इस्तीफा दे दिया गया, गणेश गोदियाल की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया। इन तमाम नेताओं की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और हार की नैतिक जिम्मेदारी ली गई है। वहीं खबर देवरिया से, जहां के पुलिस लाइन प्रेक्षागृह में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में होली पर्व और शबे बारात त्योहार को लेकर शांति व्यवस्था के साथ आपसी प्रेम और समरसतापूर्ण वातावरण में मनाने हेतु चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा कि इन दोनों पर्व में सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी की है। विद्युत विभाग को 17 की रात से 20 तारीख 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाएगी और ये आदेश दिए गए हैं। विद्युत सब स्टेशन में विद्युत कटौती संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही नगरीय क्षेत्रों के लिए, नगर निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साफ सफाई कराने की व्यवस्था और जल आपूर्ति की व्यवस्था कराई जाएगी। शबे बारात पर्व के तहत आवारा पशुओं को बाड़े में बंद करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया की विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी। जनपद में किसी तरीके से असुविधा नागरिकों को ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की विशेष ड्यूटी लगाई जा रही है। ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता की जा रही है और इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा सुचारू रूप से चलाई जाएगी। तो आपको बता दें, होली और शबे बारात को लेकर बैठक की गई। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है और सबसे खास बात यह रही कि दोनों ही धर्म के लोगों के बीच में सौहार्द बना रहे। इसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो चर्चा के विषय इस बैठक में थे उन पर चर्चा की गई है। आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ त्योहार मनाया जाए, ये डीएम की तरफ से कहा गया। वहीं सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के तहत विकास खंड बर्डपुर के गांव पंचायत परसा टोला बहादुरपुर में प्रधान और सचिव ने मनरेगा का कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है और वर्क डिमांड के बाद भी मजदूर बेकार में बैठे हैं। ये आरोपी ग्रामीणों की तरफ से लगाया गया है कि प्रधान और सचिव पिछले 10 दिनों से गांव में मिट्टी का काम करा रहे हैं। जब उसमें मनरेगा के जॉब कार्ड धारक मजदूर काम नहीं कर रहे, उसमें ठेकेदार के मजदूर काम कर रहे हैं। वहीं रोजगार सेवक ने यह भी कहा कि ग्राम में लगभग 50 मजदूरों के काम की मांग है। वहीं रोजगार सेवक की शिकायत को यदि गौर किया जाए तो ये पूरा कार्य ही मनरेगा की धारणा को समाप्त करने जैसा है। रोजगार सेवक की शिकायत ये भी है कि कार्य को शुरू हुए 10 दिन हो गए हैं पर प्रधान और सचिव की तरफ से लिस्ट नहीं सौंपी गई। वहीं डीसी संजय शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों के आरोप गंभीर हैं, मामले की जांच की जाएगी। ये मामला संज्ञान में आया है। इसके संबंधित सचिव का स्पष्टीकरण जारी किया गया है और उसको उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाए, उसके बाद जो भी होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपके माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है। हम इसकी जांच कराएंगे और जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वहाँ काम अच्छा कराया जाएगा। इस बाबत प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी और बीडीओ साहब ये कार्य करा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हम जांच करवाते हैं और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपके माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है। हम इसकी जांच कराएंगे और जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वहाँ काम अच्छा कराया जाएगा। इस बाबत प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी और बीडीओ साहब ये कार्य करा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हम जांच करवाते हैं और इसमें कड़ी कार्रवाई की
ने प्रधान पर आरोप लगाया है, काम ना देने को लेकर यह आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं कि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम नहीं दिया जाता, उनकी जगह ठेकेदार अपने मजदूरों से काम करवाते हैं। ऐसे में सिद्धार्थनगर से भी ऐसी खबर सामने आई है जहां पर काम हो रहा है, 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन मनरेगा के मजदूरों को अभी भी काम पर नहीं लगाया गया है। एक खबर अमेठी से है जहां पर 15 मार्च की देर शाम अमेठी कोतवाली क्षेत्र के तहत राजापुर मजरे गुंगूबाज के रहने वाले पूर्व प्रधान संकठा प्रसाद के घर के बगल में खाली सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लोग, जिनका नाम राम दुलारे, ब्रिजेश और अखिलेश बताया जा रहा है, दोनों युवकों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस बाहर आई लोग लगभग 2 दर्जन लोगों ने मिलकर पीड़ित परिवार के घर पर हमला बोल दिया। इन दबंगों ने पीड़ित के घर में घुसकर महिला, पुरुष और बच्चों के ऊपर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया। जो भी मिलता गया सभी को दबंगों ने मार गिराया। ऐसे में एक ही पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। पीड़ितों की चीख और पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग दौड़े वहां पर पहुंचे, तभी दबंग मौके से भाग निकले। वहीं मौके पर पहुंचे डीएम राकेश कुमार मिश्र के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। डीएम राकेश मिश्र ने कहा कि एक ही बिरादरी के 2 लोगों में आबादी की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। वही खबर चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछिया NH2 के समीप तस्करी के ले जा रहे 2 ट्रकों के 35 टन प्रतिबंधित थाई मांगूर मछली कौमसत्य लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें प्रतिबंधित मछली के कारोबारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी में 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। बाद में बरामद की गई प्रतिबंधित मछलियों को गड्ढे में नष्ट कर दिया गया। तो आपको बता दें कि कब्जे में से 35 टन प्रतिबंधित मछलियां जो हैं वो जब्त की गई। छापेमारी में 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चंदौली में ये बड़ी कामयाबी पुलिस को लगी है, जहां मत्स्य विभाग की तरफ से भी कार्रवाई की गई थी और इन छापेमारी के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रतिबंधित मछलियां इनके पास से जो है बरामद की गई और उनको फिर नष्ट कर दिया गया गड्ढे में ले जाकर। वहीं 17 मार्च को गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी और होली के विभिन्न कार्यक्रमों में यहां पर हिस्सा लेंगे। गोरखपुर में 17 मार्च को पांडे हाता चौराहे से होलिका दहन की यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने वाले हैं। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 मार्च को गोरखपुर पहुंचेंगे और 20 मार्च तक वो वहीं रहेंगे। साथ ही वो होली के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। बता दें कि शुक्रवार को वो गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे। शनिवार को होलिका उत्सव समिति महानगर की परंपरागत रूप से निकाली जाने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। तो 17 मार्च को गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। इस दौरान होलिका उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ शोभा यात्रा का हिस्सा भी सीएम बनेंगे। होली के विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं और 17 मार्च को जब गोरखपुर पहुंचेंगे तो इन विभिन्न कार्यक्रमों में सीएम हिस्सा लेंगे, जिसमें शोभा यात्रा होगी, साथ ही साथ होलिका उत्सव होगा जिसमें सीएम की मौजूदगी रहेगी। आपको बता दें कि होली के बाद सीएम का शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। फिलहाल कार्यवाहक सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और अब लगातार उनकी तरफ से
कार्यक्रमों में जो पहुंचा जा रहा है, होली के विभिन्न कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेंगे। गोरखपुर पहुंचेंगे, अपने जो है विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे सीएम योगी और कई तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें होलिका उत्सव का कार्यक्रम होगा, शोभा यात्रा का कार्यक्रम होगा। तो तमाम कार्यक्रमों में सीएम की तरफ से उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें, होली के अलग अलग जो कार्यक्रम हैं, इनमें 17 मार्च को सीएम योगी पहुंचेंगे गोरखपुर और इन कार्यक्रमों का जो है हिस्सा बनेंगे। होलिका उत्सव का कार्यक्रम हो, शोभा यात्रा का कार्यक्रम हो, तमाम ऐसे कार्यक्रम जो गोरखपुर में होने वाले हैं, कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। 17 मार्च को गोरखपुर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां की जनता से बड़ा प्यार मिलता आया है उन्हें और एक बार फिर जनता ने वहां पर काफी संख्या में वोटों से उन्हें जिताया है और ऐसे में गोरखपुर दौरा काफी खास रहने वाला है, जब वो अपने चुनावी क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहां पर जनता के बीच में एक बार फिर कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। होली के विभिन्न कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे, शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे, होलिका उत्सव में जो है अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।